हम्म। सो हेल्थ एंड डिसीजेज के ऊपर सवाल आता है, राइट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ एंड डिसीजेज और व्हाट आर द फैक्टर्स क्रिटिकल इन द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेज, कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा। और व्हाट आर द कॉजेज, कुछ भी इस तरह से सवाल पूछा जाता है। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दी परस्पेक्टिव्स, और आपके पास जो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हेल्थ। So there are various theories. The first one, it is the functionalist theory. Functionalist theory, it is given by Nelson and Helsin, 1995, and it is also known as the ethnomedical approach. ठीक है, या फिर आपके पास इथनो मेडिसिन के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है, एथनिक मेडिसिन के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है। सो ये थ्योरी ये कहती है कि आपके पास जो है वो जो दवाइयाँ होती हैं या फिर जो मेडिसिन मैन होते हैं, वो सोसाइटी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एथनो मेडिकल अप्रोच होती है। फॉर एग्जांपल, इन मैनी केसेस, जैसे बच्चों को टॉन्सिल्स हुए हैं तो कुछ मैजिशियंस के पास, मैजिक मैन वगैरह के पास जो है वो लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट से आपके पास चिकन पॉक्स हुआ है, देन अगर आप विलेज में रह रहे हैं, सो यू विल बी विजिटिंग सम मेडिसिन मेडिसिन मैन। तो जो मेडिसिन मैन है, कुछ लोग हैं, उनको आप विजिट कर रहे होगे। सो दिस इज द फंक्शनिस्ट परस्पेक्टिव, कि सोसाइटी को एक दूसरे के साथ डिसीजेस के कारण, हेल्थ को मैनेज करने के कारण जो है वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना पड़ता है। देन इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इज सिंपल, कि हर एक इकोलॉजिकल नीश में अलग अलग जो हैं वो आपके पास डिसीजेज होते हैं। ठीक है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हो तो अलग डिसीजेज होंगे, अगर आपके पास जो हैं वो आप लोअर एल्टीट्यूड्स के ऊपर हो, प्लेन एरियाज में हो, तो आपके पास अलग डिसीजेज होंगे। सो सरकार को जो है वो आपके पास एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रख के जो है वो काम करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मैनी बिहेवियरल अडेप्टेशंस, काफ़ी सारी बिहेवियरल अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं इंसान को इकोलॉजी के साथ। सो व्हाट यू सी, जिन चीज़ों को आप जो डिसीजेज आपको जो हैं वो हिली एरियाज में मिलते हैं। वॉइस नहीं आ रही है भाई, बाकियों को ऑडिबल है? आ गया? ओके ओके ओके। ठीक है, सो दिस इज द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये आपके पास इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि इट फोकसेस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर्स। ये ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि अलग अलग इकोलॉजी में आपके पास अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो इट वाज गिवन बाय टाउनसेंड, टाउनसेंड ने दिया था ये पर्सपेक्टिव। ओके, तो सरकार को जो है वो अलग अलग नीतियां अपनानी चाहिए, अलग अलग पॉलिसीज अपनानी चाहिए इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश। पहाड़ों के ऊपर जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और दूसरे प्लेन एरियाज के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। देन द बायोकल्चरल अप्रोच, बेसिकली इट कंबाइंस द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विद द मेडिकल और द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आपके पास द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट बाय द बायोलॉजिकल और द बिहेवियर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, people are infected by AIDS because of their behavior and expose them to the causative virus। तो जो हमारी इंटरविनेशंस होनी चाहिए, इट विल बी ऑन द एजुकेशन, वी शुड फोकस ऑन द एजुकेशन एंड इन एजुकेटिंग द बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दिस एग्जांपल इट वाज गिवन बाय वॉकर। वॉकर ने ये एग्जांपल दिया था दैट जो एड्स है, इट इज एड्स का जो एड्स जो फैल रहा है वो ज़्यादातर एलजीबीटी कम्युनिटी में फैल रहा है। सो वी शुड टारगेट दोज पीपल, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, या फिर जो ड्रग एडिक्ट्स के अंदर जो है वो एड्स फैल रहा है, सो वी शुड टारगेट दोज पीपल, हम उन लोगों को टारगेट करें और उन लोगों को एजुकेशन दें कि आपके पास जो है वो आपको एड्स हो सकता है। ठीक है, देन द क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। द क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, दिस अप्रोच इट ऑल्सो कैन बी यूज इन दी ट्राइबल पेपर। ये ट्राइबल के अंदर भी ये यूज हो सकती है। क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। वन इज द रेडिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। रेडिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव सेज कि आपके पास जो डिसीजेज हैं, गरीबों के डिसीजेज और होते हैं, अमीरों के डिसीजेज और होते हैं।
गरीबों के अंदर जो है वो आपके पास इन्फेक्शियस डिसीजेज होते हैं, और अमीरों के अंदर जो है आपके पास नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं। ठीक है। एंड मोर ओवर जो प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज है वो आपके पास जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन होता है उनके अंदर प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज ज़्यादा होता है, जो अच्छा सेक्शन होता है उनके अंदर प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लोग गरीब होते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, दे डू नॉट हैव मच पावर, उनमें जो है वो ज़्यादा पावर नहीं होती है। ठीक है। सो दिस इज द रेडिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड अनदर अप्रोच इट वाज गिवन बाय टर्नर इन 1987। ठीक है। ठीक है सर। सो दिस अप्रोच इट सेज कि आपके पास अलग अलग कल्चर्स के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग तरह से लोग डिसीजेस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉडविन ने ये किताब लिखी थी पेन एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। दिस यू कैन ऑल्सो यूज इन योर जो सेंसरी परसेप्शंस है उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, पेन एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ब्रॉडविन ने 1992 के अंदर ये किताब लिखी थी कि आपके पास पेन अगर आपने जापान में डिस्क्राइब करनी हो, दिस विल बी अ काइंड ऑफ साउंड। ठीक है, वो कुछ कर देंगे। बट इन नॉर्थ अमेरिकन लैटिनोज देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेन्स। पेन्स को भी डिवाइड किया गया है। वन इज द हेड एक, अगर आपको हल्का दर्द हो रहा है। अदर इज द ब्रेन एक। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो पेन भी एक जो है वो आपके पास कल्चरल एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो दीज आर द अप्रोचेस टू दी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज, या फिर कोई अगर लेट से देर इज अ क्वेश्चन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ एंड डिसीज, सो दीज परस्पेक्टिव्स दे हैव टू बी रिटन। इन परस्पेक्टिव्स को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप यही नहीं लिख सकते कि हेल्थ होती है, अगर हेल्थ ना हो तो डिसीज हो जाता है। ठीक है, सो दीज पर्सपेक्टिव्स, ये आपके पास, या फिर कुछ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से पूछा जाए, देन ऑल्सो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो विजन है वो भी यही है। ठीक है, वो भी इन्हीं पर्सपेक्टिव्स के अराउंड होता है। जस्ट एक दो बार इन पर्सपेक्टिव्स को देख लीजिएगा। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रेडिकल कल्चरल और रेडिकल मेडिकल अप्रोच दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक बार ब्रॉडविन देख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एक कल्चरल इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देख लीजिएगा। कल्चरल इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ नथिंग बट लोग जो हैं वो अपने अपने नीश के साथ अडेप्ट करते हैं, और लोगों को जो है वो यू शुड एजुकेट देम कि किस तरह से जो है वो उनका बिहेवियर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन इन ट्राइबल्स एक्सेट्रा जिनमें जो है वो एड्स का प्रेवेलेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, सो वहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन कैंप्स लगाए जाते हैं। एक्सटेंशन कैंप्स का मतलब क्या है कि आप उनको एजुकेट करने के लिए लोगों को भेजते हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजते हो। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके जो मेडिसिन मैन हैं उनके साथ जाके बात करते हैं कि ऐसे करके देयर इज़ समथिंग आपके पास, इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो एड्स फैलता है, एंड यू शुड कम विद अस टू एजुकेट पीपल। आप हमारे साथ चलिए और लोगों को एजुकेट करिए। ठीक है, इवेंचुअली जो है वो यू कैन मेक द सोशल कैपिटल, और आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। ओके वैक्सीन हेजिटेंसी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन हेजिटेंसी भी इसी में आएगा। वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर लेट से सवाल पूछा जाता है, देन ऑल्सो यू कैन राइट दीज थिंग्स, इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। हाँ, पेपर 1 में भी पूछी जा सकती है वैक्सीन हेजिटेंसी, पेपर 2 में भी पूछी जा सकती है, दोनों में। ओके, सो ये हो गया। देन सेनिसेंस, दिस यू विल बी एबल टू राइट। मुझे नहीं लगता कि सेनिसेंस बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो द सेकुलर ट्रेंड्स इन द ह्यूमन ग्रोथ दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बेसिकली जो सेकुलर ट्रेंड्स हैं वो आपने यहाँ पे बताने हैं। ओके, सो दीज आर द सेकुलर ट्रेंड्स। सो हिप्सी एटल, एटल का मतलब उसकी टीम या फिर उसके कोलीग्स। ठीक है, सो हॉप्सी 1996, उन्होंने 17 नेशंस में जो है वो एक स्टडी की। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो जापानीज जो है दे आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन हाइट।
ठीक है, कि आपके पास जो है उनकी हाइट जो है इट इज़ इंक्रीजिंग एट द एवरेज रेट ऑफ 2.6 सेंटीमीटर पर डिकेड। लेकिन स्वीडन बाकी देशों के अंदर भी ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन उनका उसका जो इंक्रीज है वो बहुत कम है, 0.3 ही है सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद लॉबस्टीन ने काम किया। लॉबस्टीन ने जो है वो देर इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन द चाइल्डहुड वेट, ठीक है, इंक्रीज प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इन द डेवलप्ड एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, बट वेयर एज जो साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया के पार्ट हैं, सब सहारन है, वहाँ पे ये जो है ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं आया है। बाकी कंट्रीज़ के अंदर जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे जो है वो ओबिसिटी में या फिर जो आपके पास चाइल्डहुड वेट है उसमें इंक्रीज़ आया है। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड दी पॉजिटिव माइग्रेशन इफेक्ट। माइग्रेशन इफेक्ट दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव माइग्रेशन एंड नेगेटिव माइग्रेशन इफेक्ट। पॉजिटिव माइग्रेशन इफेक्ट तब होता है व्हेन देयर आर पुल फैक्टर्स, जब आपके पास पुल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पुल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट बोआ हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इन चिल्ड्रन। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके पास, शपीरो ने भी यही स्टडी की थी, तो बेसिकली बोआ के जो है बोआ के कंटेम्प्रेरी ही हैं शपीरो भी, उन्हीं के साथ एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में थे। सो एनीवेज, सो आपके पास जो थे जापानीज इमिग्रेंट्स के अंदर, जो जापानीज इमिग्रेंट्स हवाई से आए हैं, दे बिकम सिग्निफिकेंटली टॉलर देन देयर पेरेंट्स हु वर रिसाइडिंग इन जापान। क्यों? बिकॉज देयर वर पुल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। अमेरिका में ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन था, ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो जो आपके पास 1940s में जापान से निकल के लोग आए हैं, अमेरिका के अंदर आए हैं, तो उनको जो है वो अच्छे इन्वायरमेंट यानी कि अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। सो द पुल फैक्टर्स, ड्यू टू दोज पुल फैक्टर्स द माइग्रेशन इफेक्ट हैज़ बीन पॉजिटिव रहा है उनके ऊपर। ठीक है, सिमिलरली ग्रेलूच, उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने कैलिफोर्निया में काम किया कि अगेन जापानीज चिल्ड्रन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इन द इंडियन अडल्ट ऑल्सो आपके पास जो हाइट है वो बढ़ रही है। ठीक है, इन देर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर पर डिकेड इन द मैन हाइट। लेकिन जो वीमेन की हाइट है उनमें जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है, वो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, सो इंडिया के अंदर भी ये जो है एक पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव व्हाट यू कैन से, एक पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, देन बोगिन एंड कीप, उन्होंने नेगेटिव ट्रेंड्स के ऊपर देखा। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड सारे हो गए, वी हैव डन द पॉजिटिव ट्रेंड्स। नेगेटिव ट्रेंड्स, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड्स आपके पास ग्वाटेमाला में देखे गए। जब सिविल वॉर, जब भी आपके पास वॉर वगैरह कुछ भी होगा, तो आपके पास जो थे, जो देयर विल बी नेगेटिव ट्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड्स होंगे। ओके, इन दी ग्रोथ। ठीक है, सो आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल सैंपल लिया उन्होंने 10 से 11 साल के बॉयज़ का। ठीक है, तो उनमें जो है उन्होंने जो है नेगेटिव ट्रेंड देखा कि आपके पास देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द स्टेचर, उनका जो स्टेचर है उसमें डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट की बात करो, प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट क्या होता है, हम आगे चल के लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करेंगे, वहां पे मैं आपको शो कर दूंगा दैट व्हाट इज द प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट। जो बच्चे हैं वो एकदम से हाइट खींच जाते हैं, उसको हम प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट कहते हैं। ठीक है, सो एकदम से जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरह से उनकी हाइट होगी, फिर एकदम से इस तरह से हो जाएगी। दिस इज नोन एज द प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट। ठीक है, सो उसका ऑनसेट जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो जल्दी हो रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जहाँ जहाँ पे बच्चों का बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ पे जो है वो आपके पास अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सो दिस जो ये ग्रोथ है वो पहले हो रहा है, तो पहले हो रहा है, इसकी एज जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसकी वजह से इट इज़ दी नेगेटिव, ये आपके पास जो है नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, सो वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, पीक हाइट वेलोसिटी, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी आपके पास प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट के साथ ही होता है।
ठीक है। देन सिमिलरली इंडिया के अंदर जो है आपके पास श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन, सेसी ने जो है वो एक स्टडी की थी। वही जो चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर जो हैं वो एक नेगेटिव ऑनसेट है, एक नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड जो है वो देखा है। इन दी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आई विल प्रोवाइड यू दिस, मैं इसकी प्रॉपर जो है वो केस स्टडी विद ग्राफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ये काम आ सकती है। ठीक है। सो डिस्पाइट द हायर रेट ऑफ डिक्लाइन इन द विलेजेस एंड द टाउन गर्ल्स, देन इन मेनार्च, मेनार्च के अंदर भी यू हैव सीन दी नेगेटिव ट्रेंड। नेगेटिव ट्रेंड का मतलब क्या है, या फिर नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या है कि मेनार्च की जो एज है अब वो जल्दी आ रही है। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट। ठीक है, न्यूट्रिशनल रीजंस भी हैं आपके पास, हेल्थ रीजंस भी हैं कि लाइफ जो है वो ज़्यादा सेडेंटरी बनती जा रही है, वो रीजंस भी हो गए आपके पास। एंड देन देयर इज़ वन मोर रीज़न कि आपके पास जो हैं वो मैनी सोशल साइंटिस्ट बिलीव कि आपके पास जो है वो लव स्टोरीज का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ गया है मेन मीडिया के अंदर, फिल्म्स वगैरह के अंदर। तो उसके कारण भी आपके पास जो है वो एक नेगेटिव ऑनसेट, एक नेगेटिव और जो अर्ली मेनार्च है, एक नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड जो है मेनार्च के अंदर वो दिखाई दे रहा है। देन देयर वाज स्टडी डन बाय बग्गा एंड कुलकर्णी इन महाराष्ट्र गर्ल्स, महाराष्ट्र के अंदर एक स्टडी की है जहां पे उन्होंने जो है वो 6 मंथ पर डिकेड जो है वो आपका मेनार्च आगे बढ़ता जा रहा है इन कंपैरिजन टू द 3 to 4 मंथ्स इन द यूरोपियन नेशंस और सेवरल नॉर्थ अमेरिकन नेशंस वगैरह। ठीक है, तो आपके पास जो है ये दिस स्टडी इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये स्टडी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन इन दी सहारा, सॉरी इन दी सहारिया ट्राइब दैट इज लिविंग इन दी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगेन वहां पे भी एक जो है वो नेगेटिव ट्रेंड जो है वो दिखाई दिया है। सो इट हैज़ बीन डिपिक्टेड और इट हैज़ बीन शोन बाय कपूर एंड बिस्वास, और बिस्वास एंड कपूर। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दी स्टडीज़, स्पेशली जो स्टडीज़ इंडिया में हुई हैं उन स्टडीज़ को देख लीजिएगा। अगर स्टडीज़ रिमेंबर नहीं हो रही हैं तो कहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड है, कहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है, एंड हु वाज द राइटर ऑफ दीज। ठीक है, कि कौन से सोशल साइंटिस्ट ने जो है वो इन चीज़ों को लिखा है, एक बार जो है इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वंस यू हैव सीन दीज थिंग्स इट विल बी मच मच ईजियर फॉर यू, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। Then the genetico-environmental factors that are affecting the human growth. ओके, सो ये आगे चल के करते हैं। ये अगली स्लाइड में भी यही क्वेश्चन आएगा। देन वी विल डू द डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो देयर वी विल डू। पहले हम सेनेसेंस वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो देख लें। सो issues of the elderly in the elderly and senescence in the developing and the developed countries। देखिए, अब देखिए सवाल पूछने का मतलब क्या है। इन दी डेवलपिंग कंट्रीज आपके पास जो है देयर हैज़ बीन फॉर्मुलेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये जो फैमिली है वो डिसइंटीग्रेट कर रही है, और जो आपके पास जो एल्डरली हैं दे आर गोइंग इनटू द ओल्ड एज होम्स, उनको ओल्ड एज होम्स के अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर जो है वो आपको बात करनी है। सवाल जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में इश्यूज क्या हैं एल्डरलीज के अंदर। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट देखा जाता है दोनों के बीच में। ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एल्डरली की हालत जो है वो ज़्यादा खराब है, क्योंकि जो एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कल्चरल चीज़ें आपको लिखनी हैं कि जहाँ कि जिसके कारण जो है वो आपके पास उनके हालात जो हैं वो खराब नहीं है, वो अभी ठीक है। ठीक है,
सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सेनेसेंस। इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा है, यू कैन मोल्ड इट इन द वे दैट यू वांट। ठीक है। सो 2010 के अंदर फ्राई की स्टडी आई थी। सो बीइंग एन एल्डरली थ्रू आउट द हिस्ट्री इट हैव बीन डिफिकल्ट, बट ये जो है इनके, इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है। बट इनकी जो भी आपके पास दिक्कतें होती हैं उनको फैमिली के बीच में ही मैनेज कर लिया जाता है, यानी कि जो एल्डरली की कोई भी दिक्कत है उसको एक प्राइवेट अफेयर की तरह जो है वो इंडिया में देखा जाता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये जो है वो आपके पास एक सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है। फ्राई का जो है वो ये मानना है कि आपके पास सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के अंदर, अर्बन कंटेक्स्ट के अंदर ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, जहाँ पे अलग से आपको जो है वो ओल्ड एज होम्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं। फिर ये बहुत सारे रीजंस देते हैं जिसकी वजह से कि ये एक कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, विलेज सोसाइटीज़ के लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहते हैं कि एक वाइटल सपोर्ट सिस्टम आपके पास होता है जो कि केयर करता है एल्डरलीज को। देयर आर मैनी वैल्यूज इन आवर सोसाइटी कि एल्डरलीज के पैर छूने हैं, आपको उनके पांव दबाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सो दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय आवर कल्चर। एंड देन एल्डरली इंडिविजुअल्स दे आर वेरी फाइनली इंटीग्रेटेड इन दी सोशल फैब्रिक्स। ठीक है। उनका एक पीयर एसोसिएशन होता है विलेज में। अगर आपके पास, अगर उनकी खातिरदारी है, अगर उनकी जो प्रॉपर है वो ध्यान नहीं दिया जाता है फैमिली के अंदर, तो उसके जो परिणाम है आपको पब्लिकली सोशल रिडिक्यूल के साथ जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज कल्चरली दे हैव अटेन्ड वेल्थ एंड पोजीशन दैट कंटिन्यू टू एक्सरसाइज अथॉरिटी। ठीक है। जब तक जो है वो आपके पास जो एल्डरली जिंदा होते हैं तब तक जो ज़मीन है या फिर कोई भी जायदाद है वो उनके नाम के ऊपर होती है। ठीक है। सो दिस इज कल्चरल, ये कल्चरल रीजंस हैं। अब तो जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है। इन मैनी सोसाइटीज दे डिपेंड ऑन द एज ग्रेड्स फॉर द गवर्नेंस। ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनमें एज ग्रेड गवर्नेंस होती है। ठीक है। यू कैन रिलेट इट विद दी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आपने यही चीज़ें की हैं, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेड सोसाइटीज और एज क्लब्स। ठीक है। वहाँ पे जो आपके पास एल्डरली क्लब्स होते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो गाइडेंस करेंगे। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द खाप्स पंचायत या फिर एल्डरली पंचायत की बात कर लें, वहाँ पे भी आपके पास जो एल्डरलीज होते हैं वो आपके पास गवर्नेंस में उनको सबसे ऊपर बैठाया जाता है। तो इंडिया के अंदर एल्डरलीज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सोशल फैब्रिक इन द विलेजेस दे आर नॉट फेसिंग दैट मच प्रॉब्लम्स। एंड देन द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे विल डिसाइड इनहेरिटेंस, हु इज गोइंग टू इनहेरिट देयर वेल्थ। एल्डरली ही डिसाइड करेंगे, बड़े ही डिसाइड करेंगे। सो इस तरह से आपके पास जो है इंडिया के अंदर एल्डरलीज की जो पोजीशन है इंडियन विलेजेस के अंदर, इट इज क्वाइट गुड। बट देन ओवर अराउंड द वर्ल्ड आपके पास जो डिसेबल्ड एल्डरलीज हैं, दे आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु देर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड थलाई कोठल। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें एल्डरलीज को हॉट ऑयल्स दिए जाते हैं और कुछ ग्रासेस दिए जाते हैं। धीरे धीरे उनको बुखार आना स्टार्ट हो जाता है एंड देन दे डाई द नेचुरल डेथ, वो नेचुरल डेथ डाई हो जाते हैं। और ये ऐसी जो सैनिसाइड वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, दे आर इन द इन्यूट्स ऑफ आर्कटिक ऑल्सो, इन द कनाडा ऑल्सो, इन द अलास्का ऑल्सो। तो जो डिसेबल्ड एल्डरलीज हैं वो आपके पास जो इंडिजिनियस सोसाइटीज हैं उनके भी अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। देन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, एल्डरलीज के अंदर जो एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है, दैट हैज बीन स्टडीड बाय काउगिल एंड होम्स। तो काउगिल एंड होम्स कहते हैं कि ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन आपके पास जो फैमिली है वो डिसोसिएट कर रही है, तो सोशल फैब्रिक्स खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से एल्डरलीज को आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर इंडियन एजिंग रिपोर्ट, दैट इज UNFPA जो है वो उसको रिलीज करता है। तो वो 3 तरह की मेन प्रॉब्लम्स बताते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि एल्डरलीज के अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं।
दूसरा है कि जो ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं वो रूरल एरियाज के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वेलफेयर पॉलिसीज या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स जहाँ पे पहुँचाने सरकार के लिए डिफ़िकल्ट है। और इसी के साथ साथ ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, आपके पास जो हैं वो सोशल फैब्रिक्स जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। देन फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग का मतलब क्या है कि जो वुमेन एल्डरली है वो बढ़ती जा रही हैं, तो आपके पास विमेन के पास देयर आर नो प्रॉपर्टी राइट्स, आपके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं। तो जब आपके पास विमेन एज करती हैं तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी वर्स होती है। ओके, सो दीज आर सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं कि सिर्फ 6% एल्डरलीज के पास ओल्ड एज पेंशन है इंडिया में, बाकी एल्डरलीज के पास जो है वो नहीं है, ठीक है। ऑल दो आपके पास एल्डरलीज जो हैं, ये एक परसेप्शन होता है कि जैसे जैसे एल्डरली, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो वैसे वैसे आप काम छोड़ देते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिला है। 54% ऑफ एल्डरली दे डू दी फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल रीजंस, ठीक है। एक और जो नोटेबल, जो उन्होंने काउगिल ने जो है वो नोट की है, जो एक इंस्टांस नोट किया है, वो ये नोट किया है कि आपके पास ऑल दो ओल्ड एज होम्स वेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब कोरोना की बात आती है, कोविड-19 की बात आती है, तो कोविड सॉरी दिस इज नॉट बाय काउगिल, दिस इज बाय मिश्रा, ये मिश्रा ने किया है, ठीक है, सॉरी। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन दैट इज मेड बाय मिश्रा, ये मिश्रा ने ऑब्जर्वेशन की है। ओके, सो आपके पास जो है ओल्ड एज होम्स के अंदर ऑल्दो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, लेकिन जब कोरोना आया तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ दिखाई दी ओल्ड एजेस की, जो सीनियर सिटीज़न है उनकी, ठीक है। इंडिया में जो है वो इतनी फैटेलिटीज़ नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब क्या है कि एक सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑल्दो वो वेलफेयर ज़्यादा कर पाए हैं, लेकिन जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो वहाँ पे कम हो रहा है। सो दे आर फेसिंग मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है। सो हेयर जस्ट सिंपली आप इन लोगों के नाम याद कीजिएगा, काउगिल का नाम याद कीजिएगा, फ्राई का याद कीजिएगा, मिश्रा का याद कीजिएगा, इवेंचुअली यू कैन राइट इट, ठीक है। और आप जो है वो UNFPA, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। सो इन चीज़ों को जो है वो आपको लिखना है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरलीज इन इंडिया। ओके, सो डिस्कस द शेल्डन मेथड ऑफ द सोमैटोटाइपिंग। आई डोंट थिंक कि इसको जो है वो आपको प्रॉपरली करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक बार जो है वो चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दैट द शेल्डन मेथड इट इज़ यूज्ड इन सपोर्ट्स, इनको सपोर्ट में जो है सपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द सोमैटोटाइप्स, इसको यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द शेल्डन मेथड। इसको, ये जो ग्राफ है इसको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। दिस ग्राफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज शेल्डन मेथड इज़ यूज्ड इन सपोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सो इस ग्राफ को जो है वो बनाना ज़रूरी है। प्लीज़ इस ग्राफ को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्लीज़ प्रैक्टिस दैट मेथड। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव सीन इन द हीट कार्टर मेथड, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द शेल्डन मेथड एंड द हीट कार्टर मेथड, ठीक है। ये जो 5 एरियाज हैं ये लिखने ज़रूरी हैं शेल्डन मेथड के अंदर। मैनी ऑफ यू हैवंट रिटन दीज एरियाज, ठीक है। मैंने जो है वो डेली आंसर राइटिंग के भी चेक किए हैं आंसर्स, उन्होंने भी जो है वो यहाँ तक काम जो है वो चला दिया है, ठीक है, कि 3 एक्सट्रीमिटीज लिख दी, 711 171 ये लिख दिया, एंडोमॉर्फ लिख दिया, मीजोमॉर्फ लिख दिया, एक्टोमॉर्फ लिख दिया और गेम खत्म कर दी। नहीं, पता कैसे चलेगा कि कौन एंडोमॉर्फ है कौन मीजोमॉर्फ है, पता कैसे चलेगा आपको?
ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव 5 एरियाज, इनकी जो है वो आपको मेजरमेंट्स लेनी है। हेड, फेस, नेक, थोरेसिक, ट्रंक, आर्म, शोल्डर्स, हैंड्स, अब्डोमेन, ट्रंक, लेग्स, फीट। फिर उसके बाद शेल्डन मेथड का क्रिटिसिज्म लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसका लिखना इंपॉर्टेंट होता है। मेजर क्रिटिसिज्म इज कि जो इंडिविजुअलिस्टिक डिफरेंसेस हैं या फिर जो इसके बाद रेशियल डिफरेंसेस हैं उनको इन्होंने जो है वो मद्देनजर नहीं रखा। और दूसरी चीज जो है आपके पास जो इनका सैंपल स्पेस था वो आपके पास इनका जो है वो काफी छोटा सैंपल स्पेस था, काफी कम सैंपल स्पेस था। ठीक है, अगर शेल्डन मेथड पूछा जाता है तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। ठीक है, अगर क्रिस्टमर मेथड या फिर वॉयला का मेथड जो है वो कुछ पूछा जाता है, सो दे हैव ट्राइड टू लिंक द मेंटल हेल्थ विद द फिजिकल हेल्थ। उन्होंने मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के साथ लिंक करने की कोशिश की है। ये चीज लिखनी है वहां पे। और जो है आपको इस यही चीज जो है इनका क्रिटिसिज्म बनती है कि मेंटल हेल्थ का जो इन्होंने एसोसिएशन बनाया है वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देता। देन द हीट कार्टर मेथड, इन द हीट कार्टर मेथड यू अगेन आर मिसिंग ये चीज, इस चीज को जो है वो आप मिस कर रहे हो कि किन किन चीजों का जो है वो आपने मेजरमेंट लेना है। स्टेचर का मेजरमेंट लेना है, बॉडी वेट का, स्किन फोल्ड्स का, और स्किन फोल्ड याद करने हैं ट्राइसेप का, सब कैपुलर का, सब स्पाइनल का, मिडल काफ का, ठीक है, इसको पिंजनी का। ठीक है, देन 2 बोन ब्रेड्स, बाय कैपेंडुलर ह्यूमरस और फीमर। ठीक है, बाय इनको लिखने की जरूरत, जस्ट राइट द ह्यूमरस एंड फीमर। ठीक है, सो जस्ट ह्यूमरस एंड फीमर जो है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद 2 लिम्स का ग्रिथ मतलब सरकमफेरेंस। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत है। सो प्लीज राइट दीज, इनको जो है वो लिखना जरूरी है आपके लिए। ओके, सो देन व्हाट आर द मेथड्स? एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, पास जाके जो है वो आप मेजर कर सकते हो। फोटोस्कोपिक मेथड। ठीक है, दीज आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द सोमैटोटाइप्स। ये आपके पास क्रिटिसिज्म्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सोमैटोटाइप्स को अगर ज़्यादातर हीथ कार्टर और शेल्डन पूछे जाते हैं, 2 मेथड्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स लिखोगे और कहाँ कहाँ से जो है वो आपने मेजरमेंट्स लेनी है वो चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ये तो ठीक है, पता है, ये तो थ्योरी है, बट प्रैक्टिकली कहाँ से आप जो है वो मेजरमेंट लेने वाले हो। ठीक है, सो क्लिपर कहाँ पे लगेगा वो आपको जो है वो प्रॉपरली बताना है इन चीज़ों को। ओके, सो मेथड्स हो गए, डिस्कस द मेथड्स ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ स्टडीज। ओके, देन डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स फॉर स्टडिंग द ह्यूमन ग्रोथ, ये आगे चल के कर लेते हैं। ओके, देन द डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बींग्स। 1423। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैंने मिनार्च की ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, बट दीज मिनार्च ऑब्जर्वेशंस दे कैन बी रिटन इन दी मेनोपॉज, क्योंकि वही सोशल साइंटिस्ट लिखे हैं जिन्होंने तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया है। ये आपके पास मिनार्च की ऑब्जर्वेशन जो है वो आप मेनोपॉज में भी लिख सकते हो, और आपके पास जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी लिख सकते हो इन्हीं चीज़ों को। ओके, वो किस तरह से लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, राव ने जो है वो तीनों चीज़ों के ऊपर इंडिया के अंदर जो है वो स्टडी की है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जहाँ पे वेल अर्निंग फादर्स होते हैं वहाँ पे जो लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं, लड़कियां प्लस लड़के दोनों में जो है, सॉरी, लड़कियां जो हैं वो वहाँ पे जो है वो अर्ली मेनार्च होता है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव गुड डेवलपमेंट, जो अच्छा ग्रोथ है, अच्छा डेवलपमेंट है, वो भी आपको दिखाई देगा, और अर्ली मेनोपॉज भी दिखाई देगा। मेनोपॉज भी अर्ली होगा, मेनार्च भी अर्ली होगा। तो जहां एक्सेप्ट व्हेन देयर इज वॉर, देयर इज एक्सेसिव स्ट्रेस, मेनार्च एंड मेनोपॉज दे कैन बी यूज साइमल्टेनियसली। उनको जो है वो आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। ठीक है,
सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास एडावो ने भी गाना के अंदर और विरोंसी ने इटली के अंदर जो है वो रखे हैं कि आपके पास जो है वो अगर अच्छा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो तो आपके पास जो है लड़के लड़कियां जो हैं वो अच्छा ग्रोथ करती हैं। ठीक है। देन द फैमिली साइज, अगर आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास जो है वो अर्बन प्रॉपर सेटल्ड अच्छी फैमिली है, अच्छी फैमिली का मतलब क्या है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपके पास अच्छा है और फैमिली का साइज जो है वो आपके पास बढ़िया है, बड़ा साइज है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके पास जो है यू हैव ग्रो, जो आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन अगर फैमिली का साइज बड़ा है लेकिन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, देन पोलेन वो देखती हैं कि आपके पास जो गर्ल का लेट मेनार्च होता है, लेट मेनोपॉज होता है, और आपके पास जो ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो स्टंटेड, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी कम रहती है। देन सिमिलरली द न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी आप जो है वो इसी तरह से देख सकते हो। ये भी राव ने जो है वो इंडिया के अंदर स्टडी की थी न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर। देन द जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस फॉर एग्जांपल उलाजे ने जो है वो यूके के अंदर एक स्टडी की थी। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो किस तरह से आपके पास जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो मेनार्च को जो है वो इफेक्ट करता है। और जो इंडो पाक गर्ल्स हैं जो यूके के अंदर रह रही हैं, उनके अंदर जो है वो लेट मेनार्च हुआ है माइग्रेशन की वजह से, प्राइमरीली बिकॉज दे आर फेसिंग मैनी कल्चरल स्ट्रेसेस, बहुत सारे उनको जो है वो कल्चरल स्ट्रेसेस फेस करनी पड़ रही है। एंड ऑन द अदर हैंड जो अफ्रीकन कैरेबियन गर्ल्स हैं दे आर हैविंग दी अर्ली मेनार्च, उनके अंदर जो है वो अर्ली मेनार्च होता है। हेयर यू कैन ऑल्सो कोट दी माइग्रेशन इफेक्ट, जो हमने माइग्रेशन इफेक्ट किया था आप उसको भी कोट कर सकते हो। ठीक है। सो द अर्बन लिविंग, अर्बन लिविंग अगर तो आपके पास अर्बन कंडीशंस अच्छी हैं देन यू विल हैव गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्ली मेनार्च। अगर आपके पास जो अर्बन कंडीशंस हैं वो बहुत ख़राब चल रही हैं देन यू विल हैव दी लेट मेनार्च, तो आपके पास जो है मेनार्च लेट होगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपके पास जो है वो कम होगा। ठीक है। सिमिलरली देर आर, सो द स्टडीज देर आर डन इन कैमरून, कैमरून के अंदर जो है वो स्टडीज़ की गई हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से देर हैज़ बिन डिक्रीज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्पेन में अर्बनाइजेशन का जब काफ़ी बुरा हाल है तो वहाँ पे कोई प्रॉपर रेलिवेंस नहीं आपको दिखाई दिया है मेनार्च और अर्बन लाइफ के लिए। ठीक है। देन द फिजिकल एक्टिविटीज़, अगेन अगर आपके पास फिजिकल एक्टिविटीज़, इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव तो आपके पास जो है यू विल हैव दी गुड ग्रोथ डेवलपमेंट, अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अगर आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो तो आपके पास जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टेंटेड होगी। अगेन इट इज़ ऑन दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है। तो आपके पास जो है वो वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन कनाडा, आपके पास जो कनाडा है वहाँ पे द वर्क एनवायरनमेंट इट इज़ गुड, वो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, देन ऑब्वियसली द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज़ वहाँ पे अच्छी होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है क्योंकि न्यूट्रिशन वहाँ पे अच्छा है। देन इन दी इन दी आपके पास अगर आप बाकी नेशंस की बात करो जहाँ पे आपके वर्क जो है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो इन दैट यू विल हैव लेट मेनार्च, आपके पास लेट मेनार्च होगा, यानी कि यू विल हैव द स्ट्रेस, तो आपके पास जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो भी आपके पास जो है वो कम होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो चीज़ों को है वो आपको लिखना है। प्लीज़ रिमेंबर 2-3 नेम्स, यहाँ पे 2-3 नाम जो हैं वो उसको याद कर लीजिए। इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मदर स्मोक कर रही है देन ऑल्सो जो आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ख़राब होगा। ठीक है। एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स ऑल्सो, इन नामों को भी जो है वो आप याद कर लीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। दिस गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इट इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। दैट दिस गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इट गोज टू पेट्रूटरी, वो पेट्रूटरी के पास जाता है, फिर उसके बाद पेट्रूटरी के पास जाने के बाद पेट्रूटरी रिलीजेस 2 हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
देन दीज हार्मोन्स दे गो टूवर्ड्स ओवरीज, ठीक है, ओवरीज वगैरह के पास जाते हैं, या फिर ये जो हैं वो आपके पास टेस्टिस में जो है वो मेल ऑर्गन्स में जाते हैं, टेस्टिस में जाते हैं, दे गो टू ओवरीज, देन इन दी ओवरीज, बिकॉज प्राइमरली आपके पास फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सो आई एम राइटिंग ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज दे रिलीज ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, एंड एवेंचुअली आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर, इट इज मेड बाय ईस्ट्रोजन, ठीक है। सो इन चीज़ों को प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, जब भी बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में लिखा जाए तो ये डायग्राम चाहे ना बने, मैंने बहुत आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ द डायग्राम, ठीक है, मैं पिक्चर जो है वो डायग्राम की भेज दूंगा बना के, ठीक है। तो ये जो आपके पास डायग्राम है अगर ना बने तो प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम, इन नामों को याद कर लीजिएगा, गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तो याद ही होगा आपको, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ओके, सो डिस्कस द थ्योरीज ऑफ एजिंग। आई डोंट थिंक कि इसको करवाने की ज़रूरत है, बट इट इज़ गिवन इन गिवन ऑन दिस पेज नंबर, प्लीज़ गो ऑन दिस पेज नंबर, एक बार इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ एजिंग, सेलुलर फैक्टर एजिंग, सेलुलर फैक्टर थ्योरीज, ठीक है, जेनेटिक सेलुलर फैक्टर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरीज हैं आपके पास, जेनेटिक ब्लूप्रिंटिंग है आपके पास, हेफलिक की थ्योरी है, फिर उसके बाद स्मिथ की थ्योरी है, प्री रेडिकल थ्योरी, एरर थ्योरी है, ठीक है, ऑर्गल की थ्योरी है, या फिर एरर कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है, एमएस कानुगो की थ्योरी है, देन देयर आर एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरीज लाइक कोल्जन थ्योरी, ठीक है, आपके पास इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी है, आपके पास ब्रेन एज अ पेस मेकर थ्योरी है फिंच की, ठीक है, देन देयर इज मैक्रे की थ्योरी है, आपके पास जो हाइट की थ्योरी है, ये तो इसमें से तो चलो एक एमएस कानुगो की एक दो तीन सेलुलर थ्योरीज कर लो, एक एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरी कर लो, ठीक है, एक आध या फिर दो जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरीज कर लो, ब्रेन एज अ पेस मेकर थ्योरी कर लेना, बट जो आपके पास मॉडर्न थ्योरीज हैं इनको लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यू हैव द प्रोग्राम्ड एजिंग थ्योरी, ठीक है, कि आपके पास 1 और या फिर 21वें क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो आपकी एज होती है, वियर एंड टीयर थ्योरी है आपके पास, दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज, इनको जो है वो करना ज़रूरी है, ठीक है। देन आपके पास कंबाइंड थ्योरी है, जिन्होंने जो है उन्होंने कहा है कि आपके पास जो एजिंग है इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय द एक्शन ऑफ द ऑन एंड ऑफ स्विचिंग ऑफ द जेनेटिक मशीनरी, एंड इवेंचुअली ये जो मशीनरी है वो आपके पास जो है ये खराब हो जाती है, एंड इवेंचुअली यू हैव द एजिंग। देन द टेलोमेट्रिक थ्योरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वन थ्योरी, कि जैसे जैसे आपके पास रेप्लिकेशन होता जाता है तो वैसे वैसे जो टीलोमियर्स हैं वो इरोड होते जाते हैं, एंड इवेंचुअली जो चीज़ें हैं वो ये नहीं हो पाती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज थ्योरीज। इन जो मॉडर्न थ्योरीज हैं इनको बहुत कम लोग लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो प्लीज़ मॉडर्न थ्योरीज को लिखना जो है वो ज़रूरी है, अगर सारी नहीं याद हो रही हैं तो कम से कम जो प्रोग्राम्ड एजिंग थ्योरी है वो याद कर लो, आप कंबाइंड थ्योरी याद कर लो और टेलोमेट्रिक थ्योरी याद कर लो, ये 3 थ्योरीज याद कर लो, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे सवाल पूछे जाने के जो है आपके पास चांसेस बने हुए हैं कि इसमें से एटलीस्ट जो है सीधे सवाल पूछे जाएंगे, ओके। So differentiate between growth and development, list the factors in the growth and development we have already done, describe the various methods in studying the human growth, इसके merits demerits, so I think 2 मिनट, ये लिखा तो हुआ है बट चलो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बाद में कर लेंगे हम। So critically discuss the factors that are affecting the human growth and development,
अगेन वी हैव डन दिस। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन को एक बार जो है वो देख लेना। अगेन यू हैव द स्टडी ऑफ राव। राव को कोट कर देना एक बार, ठीक है, कि आपके पास जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से, बिकॉज राव की स्टडी जो है वो इंडिया के अंदर हुई है, तो एक बार राव की स्टडी को कोट करके जो है वो आप जो भी चीज़ें हैं उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। डिफाइन द ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, ठीक है। अगेन वही फैक्टर्स जो हैं, वही चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड इन ब्रीडिंग, ठीक है। न्यूट्रिशन के इफेक्ट तो आप राव के जो हैं वो राव की जो स्टडी है उसमें आप देख लोगे। एंड देन द इफेक्ट्स ऑफ द इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के आपके पास क्या इफेक्ट्स होते हैं, दैट जेनेटिक लोड जो है वो आपको बढ़ जाता है। सो यू अगेन द यहाँ पे यू हैव टू स्ट्रक्चर इट, कि आप जो है वो पहले पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो आपने इन ब्रीडिंग का फार्मूला किया है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया है, दैट यू विल ट्राई टू राइट, वो आप लिखोगे। एंड देन यू विल प्रोवाइड द केस स्टडी। एक बार मुझे याद करवा दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू दैट जो केस स्टडी की लिस्ट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इनब्रीडिंग हो रहा है और उसके कारण जो है वो किस तरह से जेनेटिक डिसीजेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल ऑल्सो, एक बार मुझे ये भी याद करवा दीजिएगा कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग है वो आपको सेंड करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, प्लीज राइट इट डाउन और मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके पास अगेन देयर आर स्टडीज जो कि ये शो कर रही हैं कि आपके पास जो जेनेटिक डिसीजेज हैं उनका खर्चा बढ़ रहा है, उनका जो प्रेशर है वो लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, और जेनेटिक डिसीजेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है। ओके, सो मेथड्स ऑफ स्टडी, एक बार मेथड्स ऑफ स्टडी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आ रखे हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेथडोलॉजीज ऑफ ग्रोथ स्टडीज। ये आपके पास मेथडोलॉजीज हैं ग्रोथ स्टडीज की, ठीक है। सो द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसका जो एक केस स्टडी है, प्लीज राइट इट डाउन। इस केस स्टडी को जो है वो प्लीज ग्राफ बनाने यहाँ पे ज़रूरी हैं, इश्यूज लिखने यहाँ पे ज़रूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि मेथडोलॉजी दोबारा से आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सो दीज ग्राफ्स दे आर इम्पॉर्टेंट। ग्राफ को बना दीजिएगा, दिस इज नोन एज ए डिस्टेंस ग्राफ, इसको डिस्टेंस ग्राफ कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ग्राफ भी बना सकते हो, वेलोसिटी ग्राफ भी बना सकते हो। प्लीज़ ड्रॉ दिस ग्राफ और इसको जो है वो लिखिएगा बना के, ठीक है। देन द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ओके। सो द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इट हैज़ बीन डन, ये जो हमने की थी श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने पीक हाइट वेलोसिटी और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ स्पुट जो है उसमें देखा है कि अर्ली आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो जल्दी आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ग्राफ, ये आपके पास वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। एंड ये जो है वो आपके पास जो है आपके पास डिस्टेंस ग्राफ है, दिस इज योर डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। सो अगेन ये जो आपके पास डॉटेड लाइंस हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। दीज डॉटेड लाइंस, ये आपके पास अर्ली है, जो पहले हो रहा था, जब एक डिकेड से पहले हो रहा था। ये जो आपके पास बाकी जो ये वाली फुल लाइन है, इट इज़ शोइंग कि आपके पास जो है वो किस तरह से अब हो रहा है, ठीक है। सो जो पहले होता था वो ग्रोथ स्पुट, इट वॉज कमिंग लेट, वो हल्का सा जो है लेट आ रहा था, अब जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ रहा है,
ठीक है, ये एक डिकेड की स्टडी है बंगालीज चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे ही जो है वो पहले ही स्पर्ट आ रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है प्लेटिव। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ बॉयज एंड दिस इज द स्टडी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर जो है वो आपके पास ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का एग्जैजरेट कर देना, थोड़ा सा पहले कर देना इसको, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके सामने, और इसको जो है वो इसके थोड़ा सा आगे कर देना। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर देना इसको। ठीक है, सो ओके, सो आपके पास जो गर्ल्स है वहाँ पे जो है वो इतना डिफरेंस नहीं आया है, बॉयज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस ज़्यादा है। सो प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो दोनों जगह के ऊपर आप कोट कर सकते हो, यू कैन कोट इट। अगर आप यहाँ पे कोट कर रहे हो, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आप वहाँ पे कोट कर रहे हो कोई चेंज कैसे आया है आपके पास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंज क्या आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट यू कैन कोट, आप जो है वो उसको बाद में कोट कर सकते हो। ठीक है, देन देयर इज क्रॉस सीक्वेंशियल स्टडीज। क्रॉस सीक्वेंशियल स्टडीज में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। देन देयर इज द मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स। ठीक है, प्लीज इनको जो है वो नोट कर लीजिएगा। ओके, देन इसको जो एक बार देख लीजिएगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड 2016 के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो ये स्टार्ट किया था, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, एक बार जो है वो इसको देख लीजिएगा। जो ओल्ड एजेस हैं, जो एज हो रहे हैं लोग, उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके अंदर जो ग्रोथ है वो किस तरह से चेंज कर रही है, उसको स्टडी करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो भारत सरकार ने जो है वो बनाई थी। ठीक है, सो दिस इज द methodologies of studying the growth and development. ओके, सो मेथड्स हो चुके हैं, सेमेटोटाइप्स हो चुके हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग हो चुकी हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, ये खुद कर लेना कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू राइट देम। आई थिंक अगर किसी के पास इसका भी नोट ना हुआ तो भाई मुझे बता देना। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द नोट। सो जस्टिफाई थ्रू द ह्यूमन ग्रोथ, देयर इज द टाइप, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जस्टिफाई दाउ द ह्यूमन ग्रोथ, इट इज अंडर द टाइट जेनेटिक कंट्रोल बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हियर नाउ आप इस चीज को किस तरह से करोगे, हाउ यू विल टैकल दिस क्वेश्चन। पहले ट्राई टू सी कि आप इसमें जो है वो कंटेंट क्या लिख सकते हो, व्हाट कंटेंट यू कैन राइट। ठीक है, ये सवाल क्या पूछ रहा है कि जेनेटिक्स के ऊपर जो है जेनेटिक्स का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो बाकी तो आप बहुत कहानी वगैरह तो बढ़िया लिख लेते हो आप सब लोग। ठीक है, कि आपके पास अगर जेनेटिक्स नहीं होगा देन ग्रोथ कैसे, ग्रोथ ही जनरेट हो पाएगा, हार्मोन्स नहीं रिलीज हो पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो कहानियां हैं वो तो आप और लिख ही लेते हो चीज़ों को। राव की स्टडी आप, हाँ इन दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, देखिए जो इन्वायरमेंट है ना, अगर आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पूछे जाएं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो ग्रोथ है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसी तरह से जो है वो स्ट्रक्चरली चीज़ों को लिखना है। ग्रोथ इट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल एज द जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में तो आप जो है वो चीज़ों को लिख ही सकते हो, यू विल से कि आपके पास जो इनुइट्स हैं उनकी हाइट छोटी होती है, एस्कीमोज हाइट उनकी छोटी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आप जेनेटिक फैक्टर्स को लिखोगे। तो आप जो है वो निलोटिक पीपल की बात करोगे कि उनकी हाइट लंबी होती है, so on and so forth. In the environmental factors, you have the intrauterine environment. इंटरयूटराइन एनवायरनमेंट मतलब आपके पास जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, प्रीनेटल,
ठीक है, जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो कोक के अंदर है। देन यू हैव द एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट, इंटर यूटेराइन मत लिखो, यूटेराइन एनवायरमेंट लिख दो, या फिर आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट यानी कि पोस्ट बर्थ। ठीक है, पोस्ट बर्थ आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन आ जाता है, आपके पास इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, सोशल मोबिलिटी आ जाती है। देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, सोशल मोबिलिटी के ऊपर जो है यू हैव जब आप थ्योरीज वगैरह करोगे तो वहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक थ्योरीज में भी ये चीज़ आएगी। ठीक है, एनीवेज इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट आप वो चीज़ें लिखोगे, अगर मदर स्मोक कर रही है तो बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, अगर मदर जो है वो ड्रिंक कर रही है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप जो है, अगर आपके पास कोई वॉर है, मदर के अंदर कोई स्ट्रेस है तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। अगर आपके पास जो है देर इज़ फॉर एग्जांपल मदर इज़ डायबिटिक, ठीक है, मदर जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त है तो आपके पास जो है हार्मोनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस तरह से यू विल ड्रॉ दिस, आप दिमाग के अंदर इन चीज़ों को ड्रॉ करोगे। तो ऐसी चीज़ें तो आप बहुत सारी लिख दोगे। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कोट दी बर्ग, जो आपने कल किया था, बर्गमैन्स लॉ किया था। बर्गमैन्स लॉ में आपने एक जो है वो ग्राफ बनाया था, आई शो यू। ठीक है, वो ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाओगे कि मंगलोइड्स दे आर लिविंग इन दी कोल्ड क्लाइमेट्स बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू ग्रो एज लार्जर हाइट और एज ब्रॉडर देन दी यूरोपियंस। ठीक है, तो आपके पास इन्वायरमेंटल आपके पास जो है वो एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसके। बर्गमैन ने उसको जेनेटिक फैक्टर्स बताया था कि जो आपके पास मंगलोइड रेशियल स्टॉक है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ सेक। एलन रूल एंड बर्गमैन लॉ। गलत हो गया। हाँ ये रहा, ये वाला, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से यू विल कंपेयर देम, दोनों को कंपेयर करना है तो इसको बनाओगे। ठीक है, ये होती हैं कंक्रीट चीज़ें जो आप लिखते हो, और इनको, इन चीज़ों को जो है वो लिखना है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें जो हैं वो हम कल करते हैं। ठीक है, जो भी रह गया है आपका, और इन चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, इवेंचुअली यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी गुड प्लेस। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? भाई किसी का कोई डाउट हो पूछ लो। ठीक है जी। हाँ, कोरोना का भी रोल रहेगा, लोगों का बहुत जो है वो स्ट्रेस बहुत रहा है लोगों के ऊपर, तो कोरोना का भी रोल रहेगा आपके पास। ठीक है, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट एनी फर्दर? एवरीथिंग इज क्लियर? भी सब कुछ क्लियर है आपको? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है जी। ठीक है, प्लीज़ रिवाइज इट, इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। सो अगर कुछ नहीं अवेलेबल है जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है तो जस्ट पॉइंट इट आउट। मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपडेटेड है, आई विल सेंड इट अगेन। ठीक है, मैं इसको जो है दोबारा फिर से आपको भेज दूंगा। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बस इसको रेगुलरली रिवाइज करते जाइए, जैसे 1 घंटा यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जब क्लास ओवर होगी प्लीज़ गिव इट
1 आवर और सो, इसको भी जो है वो एक बार रिवीजन के लिए 1 घंटा दे दीजिए। ठीक है, नाम वगैरह याद कर लीजिए और वो एक्सरसाइज साथ के साथ करते जाइए। ठीक है, अब जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर मत फोकस कीजिए कि पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं, इतने पेपर रह गए, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से इन चीज़ों का जो है वो अब टेंशन लेना बंद कर दीजिए। ट्राई टू रिवाइज इट, एंथ्रो को जो है वो रिवाइज कीजिए और जर्नल स्टडीज़ के जो पेपर हैं वो लगाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर वो आपने बहुत कम लगाए हैं तो प्लीज़ राइट देम डाउन, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। रोज़ एक एक पेपर जो है वो कम से कम लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंड एट द एंड जब एंड वाले 5-6 दिन होंगे तो ट्राई टू गिव 2-2 पेपर्स, दो दो पेपर भी आप लिखने की जो है वो कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है, और वो जो एक्सरसाइज है कि यू विल राइट, जो मैरिज के अंदर जो है वो आप लिखोगे जिन किन 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 लोगों ने काम किया है, तो वो एक्सरसाइज एक बार जो है वो करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। 2-2 चैप्टर जो हैं वो रेगुलरली आप इस तरह से जो है वो कवर कर सकोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे सेंसिबल लिखनी है। जितनी सेंसिबल चीज़ें लिखोगे उतना ही जो है वो आपका पेपर अच्छा रहेगा। ठीक है, स्पेशली इन द ट्राइबल पार्ट और द सोशो कल्चरल पार्ट होता है, उसमें जितना सेंसिबल लिखोगे, जितना आराम से लिखोगे, उतना बढ़िया रहेगा पेपर आपका। ओके, सो एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।